अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बीकॉम पार्ट 1 का वर्कशीट का चैप्टर चल रहा था फाइनल अकाउंट में, और उसके ऊपर हमने प्रीवियस जो लेक्चर अपलोड किया था वो ईयर 1996 रेगुलर का क्वेश्चन था। आज के लेक्चर के अंदर हम 1996 प्राइवेट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें थोड़ी सी अलग एडजस्टमेंट होंगी, थोड़ा सा चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी अलग होगा, और देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको किस तरीके की डिफ़िकल्टीज दे रहा है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को वर्कशीट के चैप्टर में मसाइल होते हैं तो उनकी क्यूरीज आसानी से क्लियर हो सकें। सो क्वेश्चन में आपको कह रहा है द फॉलोइंग बैलेंसेज वर टेकन फ्रॉम द जनरल लेजर ऑफ मिस्टर सलीम अ सोल प्रोप्राइटर ऑन सितंबर 30, 1995। ठीक है ना, मिस्टर सलीम हैं, उनके जनरल लेजर से 30 सितंबर 1995 को जो उनका क्लोजिंग ईयर है, कुछ बैलेंसेज लिए जा रहे हैं। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पर उसने आपको डेबिट क्रेडिट करके अलग से ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, तमाम अकाउंट्स अलग अलग करके दिए हैं और आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। कह रहे हैं कि कैश एसेट आपके पास मौजूद है, नॉट रिसीवेबल एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट बैलेंस है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, इन्वेंट्री मौजूद है, स्टोर सप्लाईज है, एसेट है, बिल्डिंग है 50,000, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, नोट्स पेबल आपकी लाइबिलिटी, सलीम का कैपिटल इक्विटी, सेल रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स या सोल्ड यहाँ पर दे दी। इसका मतलब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली उसने गिवन है। तो ये जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है इसको हम एज अ एंडिंग लेंगे, ओपनिंग में इसको नहीं रखेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास मौजूद है। सैलरीज एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है और प्रॉपर्टी एक्सपेंस है। ये तमाम एक्सपेंसेस एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी रेवेन्यू के अकाउंट्स आपको दिए हुए हैं। फिर कह रहे थे डेटा फॉर एडजस्टमेंट टू बी मेड एट ईयर एंड सितंबर 30, 1995, यानी कि साल के आखिर में आपको एडजस्टमेंट का डेटा ये 6 एंट्रीज पर दिया हुआ है और इसको हम देखेंगे और साथ में एडजस्टमेंट भी बताऊंगा रफली कि कैसे इसकी बनाई जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड में कि प्रिपेयर करें 10 कॉलम वर्कशीट। एडजस्टमेंट हम रफली बना रहे हैं, फिर वर्कशीट पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास जो एडजस्टमेंट है उसमें कह रहे हैं स्टोर सप्लाई ऑन हैंड। आपके पास स्टोर सप्लाई ऑन हैंड यानी साल के आखिर में 310 रुपये की मौजूद हैं, जबकि ऊपर आपको क्या कह रहा है कि आपके पास स्टोर सप्लाई 540 की थी। तो स्टोर सप्लाई 540 की थी, अब 310 की हैं। टाइटल सेम है, एंट्री डिफरेंस से बनेगी। 540 और 310 का डिफरेंस बनता है 230। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सप्लाईज कम हुई हैं, एक्सपायर हो गई, आपका एक्सपेंस बढ़ गया। स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और स्टोर सप्लाईज आपका हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। दूसरे में कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पे किया था 145 का, जबकि ऊपर कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस आपका खर्चा होना था 750 का, तो 145 उसमें से एडवांस है, तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस कम हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। और प्रीपेड एसेट है, बढ़ गया, डेबिट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स प्रीपेड या प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स डेबिट हो जाएगा 145 रुपीज़ से। उसके बाद आपकी दोनों एंट्रीज आसान है। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन नॉट रिसीवेबल, नॉट रिसीवेबल पे आपका इंटरेस्ट अक्रूड है, चूँकि रिसीवेबल है, रिसीव करना था, तो आपकी इनकम होगी इंटरेस्ट की, लेकिन वो इनकम अक्रूड है। तो इनकम जब अक्रूड होती है तो इसका मतलब है कि इनकम हो गई लेकिन आपने कलेक्शन नहीं की, तो एंट्री फिक्स बनेगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट 212, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 212 से। इसी तरीके से अक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट्स पेबल, नोट्स पेबल पे आपका 150 का इंटरेस्ट अक्रूड है, पेबल है यानी पे करना है, यानी एक्सपेंस है लेकिन पे नहीं किया, इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया लेकिन पे नहीं किया, तो लायबिलिटी भी बढ़ गई। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट से आपकी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं फिफ्थ में एडजस्ट द अलाउंस फॉर बेड डेट्स, बेड डेट्स को आप एडजस्ट करें अकाउंट टू 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल के 5% पे। एंट्री तो फिक्स बनेगी, बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट, कैलकुलेशन कैसे होगी,
अकाउंट रिसीवेबल आपका एंडिंग कितना था 5300, उसका लिया आपने 5%, तो ये बना 265। आपका पहले से अलाउंस फॉर बैड डेट जो है वो क्रेडिट बैलेंस मौजूद था, पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था, तो 265 में से माइनस किया तो करंट ईयर का आपका बैड डेट्स कितना हो गया 165 का। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री बन गई। लास्ट में कह रहे हैं बिल्डिंग हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 50 ईयर। आपकी जो बिल्डिंग है जो कि 50,000 की थी और उसका ऑलरेडी डेप्रिसिएशन 20,000 का हो चुका था, यानी बुक वैल्यू 30,000 रहती है। कह रहे हैं उसकी लाइफ है 50,000 लेकिन उसकी कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ होगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आप अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को नहीं लेते। बिल्डिंग की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एंट्री तो फिक्स बनेगी, आपको पता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट से। लेकिन आपका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का आपका फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू। अब सेल्वेज वैल्यू तो आपके पास थी नहीं, डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स कर देंगे। तो कॉस्ट आपके पास 50,000 थी, सेल्वेज वैल्यू 0, लाइफ आपने 50 से डिवाइड किया तो आपके पास 1,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। तो ये आपके पास एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई। अब चलते हैं वर्कशीट की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास 10 कॉलम वर्कशीट है, एडजस्टमेंट हमने बना ली थी और अब हम देखते हैं कि हमारे पास 10 कॉलम वर्कशीट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग आएगी प्रेजेंटेशन में मिस्टर सलीम 10 कॉलम वर्कशीट फॉर द ईयर एंडेड सितंबर 30, 1995। बाकी फॉर्मेट आपको मालूम है कि पर्टिकुलर्स, ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, एडजस्टमेंट के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट, टोटल हो गए 10। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो अकाउंट्स थे उसको आपने ट्रायल बैलेंस में सीक्वेंस वाइज कॉपी करना है। कैश डेबिट में, नॉट रिसीवेबल एसेट डेबिट में, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट में, क्रेडिट बैलेंस था, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20,000, 180 आपकी बिगिनिंग में दी हुई है और लिखा हुआ वैसे नहीं है क्योंकि सवाल में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, गिवन है, तो इसको हम एज अ एंडिंग लेंगे एसेट के तौर पर। स्टोर सप्लाइज आपके पास डेबिट में एसेट, बिल्डिंग एसेट डेबिट में, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट में, कॉन्ट्रा एसेट है क्योंकि अकाउंट पेबल लायबिलिटी क्रेडिट में, नोट्स पेबल क्रेडिट लायबिलिटी, सलीम का कैपिटल ऑनर इक्विटी क्रेडिट में, सेल रेवेन्यू इनकम हो गई क्रेडिट, इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस अकाउंट है डेबिट में, आपको मालूम है सैलरी एक्सपेंस डेबिट, जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस सब डेबिट में आ गया। तो डेबिट क्रेडिट ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड जब हमने टोटल किया तो 169,020 रुपीज़ आया दोनों साइड, उसी को हमने सब टोटल और ग्रैंड टोटल में भी नोट डाउन कर लिया, दोनों साइड बराबर है। अब जब हमने एडजस्टमेंट की तो हमारी एडजस्टमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं, स्टोर सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और स्टोर सप्लाइज क्रेडिट हो रहा है, यानी एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट हमारा कम हो रहा है। तो स्टोर सप्लाइज क्रेडिट हुई एडजस्टमेंट में 230 से और स्टोर सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट हुआ 230 रुपये से। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 2 में प्रॉपर्टी का जो टैक्स था वो प्रीपेड हुआ 145 से डेबिट, तो नया अकाउंट आ गया डेबिट में और प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 145 से क्रेडिट में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम तीसरी एडजस्टमेंट की बात करें तो तीसरी एडजस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट है और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट है। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल नया अकाउंट आ गया, डेबिट आ गया 212 से और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट हो गया 212 से, ये एडजस्टमेंट हो गई। फोर्थ में इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ डेबिट था, यहाँ भी डेबिट हो गया और यहाँ पेबल क्रेडिट आ गया नया एडजस्टमेंट का अकाउंट 150 से। उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट में बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट हुआ 165 से, तो बेड डेट्स एक्सपेंस नया अकाउंट है, यहाँ डेबिट हुआ एडजस्टमेंट में 165 से और अलाउंस ऑफ बेड डेट्स क्रेडिट हुआ 165 से। इसी तरीके से लास्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1000 से, डेप्रिसिएशन नया अकाउंट है, यहाँ डेबिट हो गया 1000 से एडजस्टमेंट में और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सामने 1000 से। ठीक है जी, तो ये तो हमारा
एडजस्टमेंट का पार्ट हो गया। अब इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर हम एडजस्ट करें तो जो अकाउंट एडजस्ट होगा मैं आपको बता चुका हूँ, उसी को एडजस्ट करेंगे, नहीं तो जो अकाउंट जिस नेचर पे जहाँ था उसको वहीं रिकॉर्ड करेंगे। कैश डेबिट में लिखा आपने 12,250 क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं। नॉट रिसीवेबल भी डेबिट 3,000 और अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट 5,300। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट था, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट प्लस, तो क्रेडिट में 265। इन्वेंट्री एज इट इज़ आ गई 20,180। स्टोर सप्लाई डेबिट क्रेडिट माइनस, तो डेबिट में आ गई 310। बिल्डिंग एज इट इज़ आ गई 50,000। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट प्लस, तो क्रेडिट में 21,000। और अकाउंट पेबल एज इट इज़ आ गया, क्रेडिट में नोट्स पेबल भी क्रेडिट में आ गया एज इट इज़, सलीम का कैपिटल भी क्रेडिट में आ गया एज इट इज़, सेल रेवेन्यू भी। इंटरेस्ट रेवेन्यू की बात करें तो 200 क्रेडिट में था, 212 क्रेडिट में आया, क्रेडिट प्लस 412 हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है डेबिट में आ गया, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट में आ गया एज इट इज़, जनरल एक्सपेंस भी डेबिट में आ गया एज इट इज़। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्लस हुआ 850 डेबिट में आ गया। प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट माइनस हो गए 650 डेबिट में आ गया। उसके बाद एडजस्टमेंट के अकाउंट जो डेबिट में था वो डेबिट कर दिया 230 स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस। प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स डेबिट में था 145 से डेबिट में कर दिया। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट में था 212 डेबिट में कर दिया। इंटरेस्ट पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट में था, क्रेडिट कर दिया 150 से। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट में था, डेबिट कर दिया, और डेप्रिसिएशन भी डेबिट में कर दिया। एडजस्टमेंट का टोटल देखें तो 1,902 दोनों साइड बराबर आएगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल किया तो 1,70,547 और क्रेडिट साइड का भी 1,70,547 आ जाएगा। अब इनकम स्टेटमेंट में आप इसमें से रेवेन्यू और एक्सपेंस वाले अकाउंट ले जाएं और बाकी बैलेंस शीट की नज़र कर दें। तो रेवेन्यू के अकाउंट में आपके पास एक सेल्स का अकाउंट जाएगा 95,000 से क्रेडिट हो गया, और दूसरा इंटरेस्ट रेवेन्यू का अकाउंट क्रेडिट हो गया। बाकी एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, सैलरीज एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस, स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। क्रेडिट साइड टोटल किया तो 95,412 आया। डेबिट साइड टोटल किया यानी एक्सपेंस 79,150 आया। इट मीन एक्सेस ऑफ इनकम है ओवर एक्सपेंडिचर, तो आपका 16,262 रुपये का डिफरेंस होगा, तो ये आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। जब 79,150 में इसको प्लस करेंगे तो आपका क्रेडिट साइड के बराबर आ जाएगा, यानी कि 95,412 के। तो दोनों साइड बराबर आ गए, इसको रिकॉर्ड कर लिया। बाकी बैलेंस शीट बची कैश एसेट डेबिट में, नॉट रिसीवेबल एसेट डेबिट में, अकाउंट रिसीवेबल एसेट डेबिट में, अलाउंस ऑफ बैड डेट कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट में, इन्वेंट्री एज अ एंडिंग लेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी गिवन थी तो इसको एसेट में लेंगे डेबिट में, स्टोर सप्लाई एसेट डेबिट में, बिल्डिंग एसेट डेबिट में, नॉट पेबल अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट 21,000 क्रेडिट में, फिर नोट्स पेबल अकाउंट्स पेबल क्रेडिट लाइबिलिटी, नोट्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट कैपिटल इक्विटी। उसके बाद आपके पास प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स एसेट है डेबिट में आ गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट है डेबिट में आ गया, और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट में आ गया। ठीक है, 150 रुपये से। डेबिट साइड टोटल किया तो 91,397 आया। क्रेडिट साइड टोटल किया तो 75,135 आया। तो बराबर नहीं है, तो प्रॉफिट वहाँ इक्विटी यानी क्रेडिट साइड पे ऐड किया तो टोटल आ गया 91,397 रुपीज़। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन बहुत आसान सा सवाल था, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी रब्ता करके अपनी क्यूरीज़ को क्लियर कर सकते हैं।